वंदे मातरम साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स सामाजिक अध्ययन के। और यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि सामाजिक अध्ययन के जो ये रीट के पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये केवल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स नहीं है। हम जो हमारे क्वेश्चन आए हैं उनके आसपास कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज हम ये कह सकते हैं रीट एसएसटी के लिए जो हमारे हम करने जा रहे हैं। साथ में तो हमें पेपर का पता चलता जाएगा और प्रकृति क्या है और उसके आसपास किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेकर हम आ रहे हैं। 2011 का, 12 का, 15 का, 17 का सभी जो 4 हमारे रीट के आरटेट के पेपर हुए हैं। हालांकि 2011 में तो इसको क्या कहते थे, आरटेट कहते थे। क्या कहते थे? आरटेट इसको 2011 में कहते थे। पर कुछ भी हो, सिलेबस था यही अपना और इस पे हम बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इस जो हमारी क्लास होगी इसके आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो क्लास लगाने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ प्राप्त कर लें और अंतिम समय में बड़ा फास्ट है वो रिवीजन आप कर लें। ठीक है, अभी अपने देखते हैं साथियों। आज अपने 2011 का देख रहे हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन रहता है। कई बार देखिए, सामाजिक अध्ययन में अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का और उक्त सभी का। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हमें पता है। शिक्षण विधियों का होना चाहिए और शिक्षण तकनीक का ये भी होना चाहिए। अगर उपयुक्त सभी है तो ये इसका बेस्ट उत्तर है और यही इसका उत्तर है। ऐसे क्वेश्चन कुछ एक होते हैं साथियों जिनके उत्तर हम बिना पढ़े भी हमारे क्या है अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। और जो 10 क्वेश्चन आते हैं 60 में से वो इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि जो अपनी 11 और 12 यूनिट है उसमें से 5 और 5 10 क्वेश्चन आते हैं। ये 10 क्वेश्चन क्या है कि तथ्यात्मक 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी समझ पर आधारित आते हैं। तो हमने समझ लिया, यानी हमने अच्छे से कर रखा है, मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ रखा है तो और हम बीएड करके आए हैं तो निश्चित तौर पर हम हल कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? क्षेत्रीयता का मुख्य कारण है। क्षेत्रीयता क्या बढ़ रही है हमारे, जैसे क्षेत्रीयता के कारण क्षेत्रीय आधार पर क्या छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की मांग लगातार उठ रही है। इसमें गरीबी का, सामाजिक तनावों का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का। अब देखिए, वैश्वीकरण तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। क्यों? वैश्वीकरण में क्या होगा? वैश्वीकरण में तो क्या है, क्षेत्रीयता नहीं, पूरे विश्व को एक परिवार बनाने की, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है उसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो वो तो परिवार मानते हैं पूरे को, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ बेरोजगारी भी क्षेत्रीयता से बेरोजगारी का कोई संबंध नहीं है और गरीबी का संबंध नहीं है। सामाजिक जो तनाव होते हैं इससे क्षेत्रीयतावाद है ये बढ़ावा मिलता है। किससे? सामाजिक तनावों से क्षेत्रीयवाद का। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अगला, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है अनेकता में एकता भारतीय समाज में है, अशिक्षा भारतीय समाज में है, बेरोजगारी भारतीय समाज में है और वैश्वीकरण की विशेषता है, वैश्वीकरण है, ये हमारे यहाँ है। तो यहाँ क्या है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन मुझे लग रहा है थोड़ा क्या है कि इसको गड़बड़ किया गया है, इधर उधर से लिया गया है, थोड़ा सा ये टाइप होते हुए मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ क्या है कि अनेकता में एकता है, ये हमारा था, वैश्वीकरण नहीं था। यहाँ कुछ और अपने क्या है ऑप्शन था, ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए हैं। तो आप ऊपर वाले 3 ऑप्शन ही मान लें। क्या करें? आप ऊपर वाले 3 ऑप्शन ही मान लें। तो यहाँ क्या कि अनेकता, अशिक्षा और बेरोजगारी। अनेकता में एकता भारतीय समाज की क्या है विशेषता है। हम अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग क्या रहते हैं, अलग अलग भाषाविद एक साथ रहते हैं। ये अनेकता में एकता हमारी संस्कृति की विशेषता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। देखिए, अब हम क्वेश्चन है जहां आसपास क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची के स्तंभ से, सारनाथ के स्तंभ से, इलाहाबाद के स्तंभ से और लुम्बिनी के स्तंभ से। फटाफट से बता देंगे कौन सा लिया है। तो देखिए, यहां अपने को ध्यान रखना है कि अशोक का जो सांची का स्तंभ है, कौन सा? अशोक का, सॉरी सांची का नहीं, सारनाथ का स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ से ये लिया गया है, स्तंभ से ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये लिया गया है।
इस राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? देखिए हमारे क्या है कि जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, इस राष्ट्रीय चिन्ह में क्या क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है। एक तो ध्यान रखेंगे, इस राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, यानी जो इसे अंगीकृत किया गया, ये कहते हैं स्वीकार की जगह अंगीकृत किया गया है। क्या किया गया? इसको अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। एक बात। दूसरा क्या है? दूसरा अपने ये ध्यान रखना है कि सारनाथ का जो स्तंभ है, इस राष्ट्रीय चिन्ह में हमारे क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं। 4 सिंह बैठे हैं एक दूसरे को पीठ लगाए हुए। ये 4 सिंह में हमें दिखते 3 ही हैं। 4 सिंह हैं, एक घोड़ा है और एक सांड है। क्या है? एक सांड है और एक चक्कर है जिसमें क्या है? 24 तिलियां हमारे, हम तो 24 तिलियां दर्शाते हैं, पर मूल में 24 नहीं थी, मूल में 32 थी। तो यहाँ क्या है कि पशु कितने हैं? पशु तो 3 है, सिंह है, घोड़ा और सांड। संख्या कितनी है? संख्या है 6। 4 सिंह है, एक घोड़ा है और एक सांड है। घोड़ा और सांड तो दाएं बाएं दिखाए गए हैं, और सिंह है वो एक दूसरे की पीठ किए हुए बैठे हैं। क्या किए हुए बैठे हैं? पीठ किए हुए बैठे हैं। और इसकी क्या है कि नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सत्यमेव जयते अंकित हैं इसके नीचे। और ये सत्यमेव जयते अंकित हैं, ये जो हमारा सत्यमेव जयते हैं यानी सत्य की ही जीत होती है, ये किससे लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से, या कहते हैं मुंडको उपनिषद से। मुंडक उपनिषद है, उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य है, ये लिया गया है। ये एक तरीके से हमारा राष्ट्रीय वाक्य है जो इस राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है। तो ये अन्य क्वेश्चन है, इसके आसपास के अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इस पे गौर कीजिएगा, इन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? नगरीकरण का परिणाम है। सामान्य क्वेश्चन है कि नगरीकरण क्यों है? शैक्षणिक विकास, ग्रामीण विकास, गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, कृषि का विकास। देखिए साथियों, यहां क्या है कि पहले अगर आपको पूरा क्लियर कट उत्तर नहीं होता, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगता है, तो पहले आप ये देखें कि कौन से उत्तर नहीं है, कौन से उत्तर नहीं है, ये हमें देखने हैं। तो इनको देखते हुए हमें क्या करना है? देखिए साथियों, नगरीकरण का परिणाम यानी नगरीकरण क्यों हो रहा है? शिक्षा का विकास हो सकता है। क्या है? हो सकता है। ग्रामीण विकास कभी नहीं होगा, क्योंकि गांव का विकास होगा तो नगरों में लोग जाएंगे नहीं, तो नगरीकरण नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। कृषि का विकास, गांवों में क्या होती है? खेती होती है, और खेती का अगर विकास होगा तो लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब ये शिक्षा का विकास है, ये भी नगरों की ओर रुझान करवाता है युवाओं का, एक कारण हो सकता है ये। दूसरा है गांवों में नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। अब देखिए ये इन दोनों में स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? शैक्षिक विकास है, वो गांवों में भी हो रहा है, गांवों में भी शिक्षित लोग रह रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं गांव में रहकर शिक्षित लोग। परंतु ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये है कि लोग क्या करते हैं? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन होता है, इससे नगरीकरण सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग ये है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। गांवों में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? गांवों में गरीबी के लिए कारण कौन सा नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, वृहत परिवार। देखिए गांवों में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? गांवों में गरीबी होती है, किसके कारण होती है गरीबी? बेरोजगारी के कारण होती है, बिल्कुल होती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है। शिक्षा के कारण, शिक्षा देखिए, अब शिक्षा होगी तो बेरोजगारी, गरीबी बढ़ेगी, कम होगी, तो शिक्षा नहीं है। और वृहत परिवार, बड़े परिवार, ये भी है, जनसंख्या वृद्धि है, ये बड़े परिवार बन रहे हैं, इसके कारण क्या हो रही है? गरीबी हो रही है। तो यहाँ शिक्षा नहीं है। कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा? ये रहेगा। देखिए साथियों, हम रीट में क्या करते हैं? रीट में हमारी बड़ी गलती क्या रहती है? बड़ी गलती ये रहती है कि हम ये सोचते हैं कि नकारात्मक अंकन नहीं है। क्या है? नकारात्मक अंकन नहीं है, और नकारात्मक अंकन नहीं है इसलिए हम क्या गलती कर बैठते हैं? हम ये कर बैठते हैं, लापरवाही करते हैं। लापरवाही नहीं करनी है, आपको चूज करना है भी कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, टाइम देना है, और टाइम देने के बाद आपको हल करना है।
नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन इमारत को जॉन मार्शल ने क्या कहा है, विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है? क्या कहा? विश्व का अद्भुत निर्माण है। ये जॉन मार्शल ने किसको कहा? वृहत स्नानागार को, अन्नागार को, सभा भवन को, दुर्ग महल को। तो ये किसको कहा है जॉन मार्शल ने? वृहत स्नानागार को कहा है। और ये वृहत स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और ये जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इनको क्या है, इन मोहनजोदड़ो से मिले हुए वृहत स्नानागार हैं। इन मोहनजोदड़ो से मिले हुए वृहत स्नानागार को क्या किया है, इनको नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ये नाम दिया है कि विश्व का एक अद्भुत निर्माण है। ये नाम, ये कहने वाले कौन है? ये जॉन मार्शल है। तो किसने कहा है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जॉन मार्शल ने। और किसको कहा है ये वृहत स्नानागार, और कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? कथन पूछा है साथियों, ये विसेंट स्मिथ का है, वी स्मिथ है, इनका कथन है। तो भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये किसने कहा है? ये वी स्मिथ, विसेंट स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। देखिए अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियां है, ये ज्यादा संख्या में कहां से मिली है? ये कालीबंगा से मिली है। इसके अलावा यहां से भी आंशिक प्रमाण है, इसके हमें मिले हैं। कहां से? लोथल से आंशिक प्रमाण मिले हैं, परंतु स्पष्ट तौर पे मिली है। ये स्पष्ट तौर पर कहां से मिली है? ये हमें कालीबंगा से मिली है। इसलिए दोनों ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है तो कालीबंगा उत्तर होगा। अगर बाई चांस कालीबंगा नहीं होता तो हमारा उत्तर क्या रहता? लोथल रहता साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए ये हिंद यूनानी कह दो, हिंद यूनानी, या तो ये कह दो शासक थे, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक, इंग्लिश में क्या देते हैं? इंडो ग्रीक। तो ये लिखा होता है इंडो ग्रीक शासक है। इन शासकों के बारे में जो जानकारी हमें मुख्यतः मिलती है, ये कहां से मिलती है साथियों? ये हमें मिलती है कहां से? ये हमें मिलती है वो सिक्कों से मिलती है। कहां से मिलती है? सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट गीता है, गीता है, गीता क्या है? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, महाभारत का एक भाग है। गीता क्या है? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, महाभारत का एक भाग है। गीता क्या है ये हमें बताना है। तो अपने को ये ध्यान रखना है साथियों, गीता है, ये क्या है? ये महाभारत का एक भाग है। गीता क्या है? गीता एक महाभारत का भाग है। इस पे हमें गौर करना है, इसे ये ध्यान रखना है। गीता महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अपने क्या है जो शिष्य थे, मित्र थे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, उनको ज्ञान देते हैं, वही हमारी गीता है। नेक्स्ट गुप्त काल में सुदूर पश्चिम के प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था विदिशा, पुरुषपुर, अहिछत्र, पैठण। देखिए कहां पूछा है? सुदूर पश्चिम पूछा है। कौन सा पूछा है? गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारी केंद्र था। देखिए अपने को यह ध्यान रखना है कि विदिशा मध्य प्रदेश में, पुरुषपुर पेशावर में, पेशावर है, पूरा पेशावर का नाम है, अहिछत्र नागौर था, पैठण प्रतिष्ठान इसको अभी कहते हैं। और ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है? ये महाराष्ट्र है, यहां पर है। और यहां आपने को ये ध्यान रखना है कि ये इसका उत्तर है, पैठण अथवा प्रतिष्ठान अथवा महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फायान ने ऐसा किस शासक के बारे में लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त।
लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? आपने को ये ध्यान रखना है। तो रामगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है और समुद्रगुप्त है। तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपने को देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है साथियों, क्या है? चीनी यात्री कौन है? फायान है। चीनी यात्री कौन है? फायान है। ये भारत में कब आया है? ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा है। ठीक है, 399 से 414 ईस्वी तक रहा है। अपने को ये ध्यान रखना है कि इसने जो चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया, चंद्रगुप्त द्वितीय है या कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है का उल्लेख अपनी रचना में नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है, परंतु इसने बताया कि उस काल में क्या करते थे, उस काल में क्या करते थे, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी। क्या थी? इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी कि लोग क्या करते थे, घरों में ताले नहीं लगाते थे। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है, ये फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया है, उसके काल का उल्लेख किया है। यहाँ क्वेश्चन में हालांकि ये लैंग्वेज आई थी कि फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है, शासक के बारे में नहीं, शासक के काल के बारे में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फायान है, ये एक तो ध्यान रखेंगे। दूसरा ये पूछा जाता है कि किस उद्देश्य से आया था, तो ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन के लिए भारत आया था। तीसरा इसके बारे में पूछा जाता है कि ये स्थल मार्ग से आया। कौन से मार्ग से आया? स्थल मार्ग से आया। और क्या हुआ कि जल मार्ग से गया, स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया। क्या किया? स्थल मार्ग से आया और ये क्या है? जल मार्ग से गया है। कौन? फायान। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है साथियों, और इसका अच्छे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अपने इस पे गौर करना है। ठीक है, अब देखिए फायान है, ये फायान चीनी यात्री है, ये आया है, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके दरबार में कभी नहीं गया, दरबार में कभी नहीं गया, इसलिए इसका उल्लेख ये नहीं करता है। बौद्ध धर्म के लिए आता है, तो ये इसके बारे में हम जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल में बने? पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। देखिए महाबलीपुरम के मंदिर है, ये वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये मंदिर है, एक ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि नरसिंह वर्मन, कौन था? नरसिंह वर्मन पल्लव शासक था, नरसिंह वर्मन ने इनका निर्माण करवाया था। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? यहां अपने को ध्यान रखना है, महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल। क्या है? भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों ने जन्म मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया? महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल और कौन सा काल है? मौर्य काल। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है मौर्य काल में। और अपने देखेंगे कि भारत का पहला कौन था? भारत का पहला विदेशी इतिहासकार था मैक्सनीच। भारत का पहला विदेशी इतिहासकार कौन था? मैक्सनीच। और मैक्सनीच की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इंडिका। और इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और इस मैक्सनीच ने क्या कहा? इस मैक्सनीच ने बताया कि शहर है, नगर का प्रशासन है, ये नगर प्रशासन किससे चलता था? नगर प्रशासन है, ये 6 समितियां चलाती थी। कितनी समितियां चलाती थी? नगर प्रशासन 6 समितियां चलाती थी, जिसमें 5-5 लोग होते थे। यानी क्या है? टोटल 30 लोग होते थे, 5-5 लोगों की एक समिति होती थी। टोटल 6 समितियां थी, ये नगर प्रशासन चलाती थी। और इन 6 समितियों में एक समिति, यानी जिसमें तीसरी समिति थी, ये एक समिति क्या करती थी? जन्म मृत्यु के पंजीकरण का कार्य करती थी। जन्म मृत्यु के पंजीकरण का कार्य करती थी। ये कौन बताता है?
ये बताता है मैक्सनीज, जो हमारा पहला विदेशी इतिहासकार था, यूनान का था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं इनके काल में अपने यहाँ आया है। किसका है? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का। यूनानी शासक कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे अभी गौर करना है। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, अजमेर में। देखिए शेख सलीम चिश्ती है, ये चिश्ती संप्रदाय के एक संत थे, प्रसिद्ध संत हैं, और इनका कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में, आगरा के निकट ही है। आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी में इनका मकबरा है। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से क्या हुआ था साथियों? शेख सलीम चिश्ती ये किसके समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती है जो एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे, ये अकबर के समकालीन थे। पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है इनका कि किस बादशाह के समकालीन थे? तो ये अकबर के क्या है? ये अकबर के समकालीन है। ये अपने को ध्यान रखना है, एक बात। दूसरा, अकबर को पुत्र रतन की प्राप्ति, पुत्र रतन कौन था? पुत्र रतन की प्राप्ति कौन था? पुत्र सलीम। सलीम बाद में क्या बनता है? जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बनता है। सलीम इसका क्या है? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुई, इसलिए क्या किया गया? इसका नाम है, नाम सलीम रखा, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही। जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम था। किसके नाम पे सलीम रखा? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, जिनकी दरगाह अथवा मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। अकबर के समकालीन थे, चिश्ती संप्रदाय के संत थे। ये अपने भक्ति और सूफी आते हैं उनमें भी आते हैं, तो यहाँ इनको ध्यान रखना है, इनके बारे में गौर करना है। नेक्स्ट, नुहे सिफिर रचना के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा शिको, शेख निजामुद्दीन औलिया। इसके सभी को अपने को पता है कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है, इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध रचना है खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू। और इस खजाइन उल फुतू को क्या कहा जाता है? इस खजाइन उल फुतू को तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तारीख ए अलाई है, वो इस खजाइन उल फुतू को कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। नुहू सिफिर के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो थे। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है ये खजाइन उल फुतू है, तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी रचना थी पद्मावत। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत इनकी रचना है, 1540 ईस्वी में लिखी गई है। 1540 ईस्वी में लिखी गई। और इन दोनों रचनाओं में क्या है? चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके का वर्णन है। चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन। ये चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में। 1303 में। तो इसमें आंखों देखा हाल है, ये बाद में लिखी गई है, इसमें बाद में इसमें वर्णन किया गया है, तो ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, वो था गुलबर्गा। कौन सा था? गुलबर्गा है, ये चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? संत दादू है,
इनकी मृत्यु किस स्थान पे होती है? सांभर, आमेर, नारायणा, पुष्कर। तो नारायणा जयपुर है, यहाँ जयपुर में संत दादू की क्या होती है? मृत्यु होती है। अब देखिए संत दादू से संबंधित एक दो फैक्ट देख लेते हैं, हालांकि बहुत से क्वेश्चन है इनके हैं संत दादू के। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर है। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू को कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहा जाता है? जो संत दादू हैं, इन संत दादू को राजस्थान का कबीर कहे जाने के साथ साथ, क्या कहे जाने के साथ साथ? राजस्थान का कबीर कहे जाने के साथ साथ क्या कहा जाता है? ये क्या है कि मुगल बादशाह अकबर से मिले थे। अकबर से इन्होंने क्या की? इन्होंने फतेहपुर सिकरी में, इन्होंने फतेहपुर सिकरी, जिसकी बात अभी हमने पहले की है, आगरा के पास, ये अकबर की राजधानी भी रही है। फतेहपुर सिकरी में 1585 में मुलाकात की। 1585 में मुलाकात है, ये इन्होंने की है। अपने को ये ध्यान रखना है, इसको अपने ये गौर करना है साथियों, क्योंकि हमारे ये ऐसे संत हैं जिन्होंने क्या है? अकबर से क्या किया है? अकबर से इन्होंने मुलाकात की है, मुगल बादशाह से और कोई संत नहीं मिला है उनसे। नेक्स्ट, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर, गागरोन, नारायणा, पुष्कर। तो पीपासर कहां पे है? ये नागौर में है, नागौर। ये यहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था। अब देखिए जाम्बोजी या गुरु जम्बेश्वर भगवान कह कि इनका जो जन्म है, ये जन्म कहां होता है? ये जन्म कृष्णाष्टमी है। कृष्णाष्टमी जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी, ये कहें कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी को क्या है कि इनका जन्म होता है। क्या होता है? कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म होता है। कब? 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में कहां पे होता है? पीपासर, नागौर में होता है। पीपासर, नागौर में, पीपासर, नागौर में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने क्या किया? 1485 ईस्वी में। कब? 1485 ईस्वी में, जब ये मात्र 34 साल के थे, में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की है? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय की स्थापना इन्होंने क्या की? कब की है? 1485 ईस्वी में की है। और इनका मुख्य पीठ कहाँ है? इनकी अभी जो मुख्य पीठ है बिश्नोई संप्रदाय की, ये है मुकाम तालवा। और ये मुकाम तालवा कहाँ है साथियों? मुकाम तालवा। और ये जो मुकाम तालवा है साथियों, ये नोखा बीकानेर में है। कहां पे है? नोखा बीकानेर, यहाँ ये मुकाम तालवा है, अपने को ये ध्यान रखना है। और ये जो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है, इन नोखा बीकानेर के मुकाम तालवा में क्या है साथियों? यहाँ नोखा बीकानेर के मुकाम तालवा में आश्विन माह और चैत्र माह के अमावस्या को मेले भरते हैं। इनके बारे में इतनी सी जानकारी रखेंगे, बाकी और भी बात है वो आने वाले समय में इन पे करते रहेंगे। नेक्स्ट, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। तो इसका शुल्क मुक्त व्यापार है। ये अपने यहां ध्यान रखेंगे कि मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह फर्रुखसियर। मुगल बादशाह कौन? फर्रुखसियर है। फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने क्या किया साथियों? मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर है, ये 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में, इस पे आप गौर कीजिएगा। 1717 ईस्वी में क्या करते हैं? ये 1717 ईस्वी में दस्तक प्रदान करते हैं। दस्तक किनको प्रदान करते हैं? दस्तक प्रदान करते हैं अंग्रेजों को। क्या करते हैं? ये कहते हैं कि आप क्या करें कि 3000 रुपये वार्षिक के बदले, कितने? 3000 रुपये वार्षिक, 3000 रुपये वार्षिक के बदले
हाँ जी, ये दस्तक इन्होंने प्रदान की है। किन्होंने प्रदान की है? मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने की है, 1717 ईस्वी में की है। और इसके बदले अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो ये शुल्क मुक्त व्यापार है दस्तक, ये अपने ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 की बात है के समय वहां शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल और अमर सिंह। तो महाराणा उदय सिंह है। देखिए ध्यान रखेंगे 1567-68 में क्या होता है साथियों? 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ है जब अकबर ने आक्रमण किया है, तीसरा साका। और वहां शासक कौन है? वहां शासक थे महाराणा उदय सिंह। परंतु उदय सिंह के सेनापति, उदय सिंह के सेनापति कौन थे? यहाँ उदय सिंह के सेनापति थे यहाँ जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया। उदय सिंह स्वयं तो क्या है? स्वयं तो अपनी रानियों के साथ निकल गए थे, कहां पे? जंगलों में। और जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया को जिम्मेदारी दे गए थे। तो इन्होंने बड़ा ही वीरता पूर्वक अकबर का सामना किया, परंतु अकबर ने इन्हें अंतिम रूप से हराकर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ये सेनापति किसके थे? सेनापति थे महाराणा उदय सिंह के। अकबर स्वयं आया था, महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे ये। अकबर जो है वो खुद सेना लेकर आया था। अकबर आया था, खुद सेना लेकर आया था, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस बादशाह के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे रहीम है, रहीम तो अकबर का सेनापति था, ये ध्यान रखेंगे। रहीम, रहीम जो हिंदी का प्रसिद्ध कवि है, रहीम अकबर का सेनापति था, ये ध्यान रखेंगे। अकबर का सेनापति था। तुलसीदास है, अकबर के समकालीन थे, परंतु कभी भी अकबर के दरबार में नहीं गए। अबुर रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था, रहीम खां। हिंदी की भी केवल रहीम के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगला, कौन सा फ्रांसीसी यात्री 6 बार भारत की यात्रा की? किस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की है? तो यह ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर है। इसने क्या है? भारत की 6 बार यात्रा की। कितनी बार की? 6 बार यात्रा है, ये ट्रेवेनियर करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। नेक्स्ट, आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की श्रेणियां कितनी का उल्लेख किया है? देखिए आईने अकबर में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? यहां अपने को ध्यान रखना है कि 22, 33, 44, 66 कितनी का उल्लेख किया है? इन्होंने इसमें लिखा कितना है? 66 लिखा है। कितना लिखा है? लिखा तो इसमें क्या है साथियों? लिखा 66 है, इन्होंने बताया। और इन्होंने जो वर्णन किया है आईने अकबरी में, इन्होंने वर्णन किया है वो 33 का किया है। वर्णन कितना किया है? 33 का। लिखा है कि 66 थी, परंतु वर्णन है ये 33 का करते हैं। अबुल फजल की आईने अकबरी, अबुल फजल की क्या है? आईने अकबरी है। ये किसका दरबारी कवि था? अबुल फजल है। ये दरबारी कवि था किसका? ये दरबारी कवि था अबुल फजल। किसका दरबारी कवि था साथियों? ये अबुल फजल दरबारी कवि था, अकबर का दरबारी कवि, अकबर का नवरत्न था। ये अकबर के नवरत्न में सम्मिलित था। कौन? ये जो हमारा रहता है, इस पे अपने गौर करेंगे, इसको अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व कौन करते हैं? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब और कुंवर सिंह। कानपुर में कौन करते हैं? तो यहां अपने को ध्यान रखना है साथियों, कानपुर में कौन करते हैं? कानपुर में नाना साहब करते हैं। कानपुर में कौन कर रहे हैं? कानपुर में नाना साहब कर रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नाना साहब के साथ इनका सहयोगी कौन था? यहां इनके सहयोगी थे, सहयोगी वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे सहयोगी थे। नेतृत्व किसका था? नेतृत्व नाना साहब का था। नाना साहब कौन थे? नाना साहब पेशवा
जो बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। कानपुर के पास बिठूर में ये निवास करते थे, इसलिए इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया। इस क्रांति का जो ये महारानी लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई है, ये नेतृत्व कहाँ करती है? ये एक तो झांसी में करती है, झांसी के साथ जब झांसी में हरा दिया जाता है तो बाद में ग्वालियर में करती है। कहाँ करती है? ग्वालियर में। और तात्या टोपे है, ये देखिए नाना साहब के साथ कहाँ है? कानपुर में है। जब नाना साहब क्या है नेपाल चले जाते हैं तो ये कहाँ चले गए? ग्वालियर में। और ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? दोनों ने मिलकर विरोध किया है। ठीक है, इसमें इसके बाद में भारत के ये कुंवर सिंह ने कहाँ किया? कुंवर सिंह ने बिहार में किया। कुंवर सिंह ने क्या किया? कुंवर सिंह ने बिहार में क्या किया है? कुंवर सिंह ने बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया है और इनको बिहार का शेर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिहार का शेर। बिहार का शेर किसको कहते हैं? कुंवर सिंह को कहा जाता है। तो कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, इस पे हमें गौर करना है। हाँ जी, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला है कि 1857 की क्रांति के दौरान बाजा प्रवास के लेखक कौन थे? देखिए ये क्या है कि हमारा एनसीईआरटी बुक्स होती है ना, जो आरबीएसई में लगती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगती हैं, इनमें जो ये बुक्स लगती हैं, इन पे ध्यान रखें। माजा प्रवास है, ये उसमें ही लिखा हुआ था, एनसीईआरटी बुक पे लिखा हुआ था और कहीं नहीं मिलता ये। उसके बाद तो मिलने लग गया 2011 के बाद, 2011 से पहले नहीं था, क्योंकि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स हमारा स्पष्ट तौर पे सिलेबस दिया हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट मंगल पांडे। तो विष्णु भट्ट गोडसे हैं, ये इसके रचनाकार थे, किसके? माजा प्रवास के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महान नागा महिला गिंडाल्यू या गांडेल्यू इनको कहा जाता है, को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। देखिए रानी गेंडाल्यू है, ये क्या है कि 13 वर्षीय बालिका थी, 13 वर्षीय आदिवासी बालिका थी। और इसने क्या है कि महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला ना, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। और इसके कारण क्या है कि इनको, ये नागा थी यानी नागालैंड की थी, तो इसको क्या है कि जेल भी जाना पड़ा। नागालैंड की ये निवासी थी, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहता है? अगला क्या रहता है साथियों? अगले पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये नागालैंड की थी, और नागालैंड की थी इसलिए क्या है कि इनको, सॉरी एक बार पुनः सुनेंगे, कि महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेती है, नागालैंड की है, 13 वर्षीय आदिवासी बालिका है, और इसको क्या है कि ये आंदोलन में भाग लेती है, इसलिए क्या है जेल में बंद कर दिया जाता है। और आगे क्या होता है कि 1937 ईस्वी में, कब साथियों? 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू हैं, ये जवाहरलाल नेहरू इस बालिका से कहा मिलते हैं? इस बालिका से शिलोंग जेल में मिलते हैं। कौन सी जेल है? शिलोंग जेल में मिले, और इसके विचारों से प्रभावित होकर नेहरू जी ने इन्हें क्या किया? रानी की उपाधि प्रदान की, रानी की उपाधि दी। तो रानी की उपाधि किसने दी है? जवाहरलाल नेहरू ने दी है, जबकि इसने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इस पे आप गौर कीजिएगा, इस पे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ये कौन सी भाषा में है साथियों? ये गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में।
और महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई। महादेव देसाई इन्होंने इस रचना को, इन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इनकी आत्मकथा है, इसका नाम क्या था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम था एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी इसका नाम था। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर, किसने? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 1859, 1860, 1861। तो इसका उत्तर क्या है साथियों? इसका उत्तर है 1858। देखिए ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? हमारे क्या है, एक अपने को ध्यान रखना है कि 1757 में हमारे प्लासी के युद्ध से यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ है। शासन ये हमारा रहा है यहां तक 1757 से 1858 तक। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है साथियों? दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1858 तक जो शासन करती है, इस शासन में 1857 की क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद में जब स्थिति अनियंत्रित होती देखी जाती है तो ब्रिटिश संसद है, ये संसद क्या करती है, ब्रिटिश संसद क्या करती है, भारत शासन अधिनियम पारित करती है। भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1858। और इस भारत शासन अधिनियम 1858 की घोषणा होती है वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में, कहां पे? इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की जाती है। ये कई बार आता है कि महारानी की घोषणा, इस समय महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। कि महारानी की घोषणा को किसने पढ़ा? तो लॉर्ड इलाहाबाद में 1 नवंबर इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा। विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां इसके बाद में क्या है कि इस अधिनियम से क्या होता है, इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त कर दिया गया। और भी काम हुए हैं परंतु यहां अपने को इस क्वेश्चन के आधार पर ध्यान रखना है। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारत को कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ब्रिटिश ताज के अधीन भारत को क्या कर दिया गया? कर दिया गया। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये साथियों क्या है कि ये हमारा वर्ष 2011 का पेपर था जिसमें पहले 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं। क्या है? पहले 30 क्वेश्चन लिए हैं। अब पहले 30 क्वेश्चन हमने देखे, इसके बाद में अगले 30 क्वेश्चन कल की क्लास में हम देखेंगे।
तो आज साथियों इतना ही करेंगे 2011 का। अभी अपने इसको 2 टुकड़ों में बांटेंगे, उसके बाद प्रत्येक पेपर एक ही क्लास में हम कवर करेंगे, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो हलो इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके बारे में हमको जानकारी हो। तो आज इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।